खबरें में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर अपने वर्दी पैनलिस्ट से आपको मुतारफ़ करवाते हैं। आर्टिकल 63A का फैसला इसी हफ्ते आ जाएगा और लगता है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, बेंचेस टूट रहे हैं, बन रहे हैं, मगर जो है वो एडमेंट हैं कि जनाब ये हम एक आइनी तरमीम करके रहेंगे। हुकूमत आइनी अदालत 25 अक्टूबर से पहले हर सूरत में बना लेना चाहती है। क्यों इतनी वाइटल है, क्या इसकी अहमियत है, इस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब एक और कोई नया पैगाम लेके मौलाना फजलुर रहमान के पास गए हैं। कल तक जो उन्होंने 6 या 8 शर्तें आयद की थी, इसके बाद तो यूँ लगता है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, मगर ये हुकूमत की इस तरह लगता है कि लाइफ एंड डेथ का इशू है, वो करके रहेंगे। दूसरी जानब ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि जो और ममालिक के लोग हैं और मज़ाहिब के लोग हैं, बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और जो एक मगरबी हुक्मरान तबका है वो गले काट रहा है, जहाँ चाहता है जो मर्जी करता है और कोई उसका जो है जवाब हम नहीं दे पाते। मेरे साथ मौजूद है ज़मीर हैदर साहब, किसी तारफ़ के अपना प्रोग्राम, एक बड़ा मारूफ प्रोग्राम उसको वो होस्ट करते हैं, तजिया निगार भी हैं, एंकर भी हैं। जनाब साकिब बशीर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और बहुत से जो गोशे हैं पेचीदा, उनसे हमें जो है बड़ी आसानी से हमें वो रिपोर्ट करते हैं। जनाब आखिर में हमारे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि ये आलमी दुनिया क्या एक आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। साकिब बशीर साहब आपकी तरफ आते हैं। हजूर सवाल बहुत से हैं, कुछ जनरल सवाल तो मैं आपसे बाद में करूँगा। जो आजकल हम मामलात देख रहे हैं, एक तरफ जो है मैं देख रहा था, अगर इजाज़त दें मुझे थोड़ी सी, तो मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़े एंकर जो हैं मौसूफ एक जज साहब की इस तरह तारीफ़ और ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे थे और उनके खानवादे और अजदाद की जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की तख्लीक में उसका जिक्र कर रहे होते नज़र आते हैं और दूसरी जानब कोई और साहब नज़र आते हैं। ये एक बड़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है व्हेन आर वर्दी जजेस आर बीइंग डिस्कस्ड, क्रिटिसाइज्ड, या जो भी उन्हें कहें गलियों में और मोहल्लों में शुरू हो चुका है। इसमें बाद में बात करूंगा, मगर हजूर ये 63A इतना अहम क्यों है जिसके लिए फौरी तौर पर टेकअप किया गया? एक जज साहब उठ गए, दूसरे जज साहब को बिठा दिया गया और कहा कि वो नहीं तो भाई ये अब होकर रहेगा। क्या इतनी जल्दी है? क्या इसके बाद हमारे मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? 63A अगर जो है वो रिमूव हो जाता है या सॉफन हो जाता है? जनाब साकिब बशीर साहब। जी 63A जो है वो बुनियादी तौर पर तो ये है कि वोट अगर कोई पार्टी पॉलिसी की हटकर वोट देता है तो वो नाअहल होगा। ये ओरिजिनल जो उसमें लिखा हुआ आर्टिकल में, तो जो 63 एक तशरीह हुई थी उसमें यह कहा था कि वोट काउंट भी नहीं होगा। उसके खिलाफ ये नज़रसानी है और इस वक्त नज़रसानी की बहुत अहमियत है। वैसे जनरली तो ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदालतों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये भी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेकिन इस केस का इस वक्त मखसूस सियासी हालात में लगना ये अदालत के लिए भी बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि पिछले तकरीबन 2-2.5 हफ्तों से हुकूमत भी कह रही थी कि 63A में हम उसको ओरिजिनल हालत में बहाल करेंगे और उसके बाद 20 सितंबर को अचानक एक ऑर्डिनेंस आता है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तब्दील होती है, एक ही दिन में सारे मामलात हो जाते हैं। ऑर्डिनेंस भी आना, कमेटी तब्दील होना, नई कमेटी बनना, इजलास भी बुलाना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और उसके बाद 63A को ही मुकर्रर होना। ये इसने वैसे काफ़ी सवालात छोड़े हैं। मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी के लिहाज से भी और हुकूमत के लिहाज से भी, और हुकूमत वक्त इस वक्त बड़ा बेताबी से इंतजार कर रही है कि 63A की उनकी नज़रसानी मंजूर हो ताकि फ्लोर क्रॉसिंग का जो रास्ता है वो उनके लिए खुल जाए और आसानी से तरमीम कर सकें। और आज की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी वो समाअत भी तकरीबन वही पता दे रही है जो सबको पहले ही पता है। और इस वक्त जो बेंच है वो बेंच भी तकरीबन माजी में हमने देखा था कि जस्टिस बंदयाल जो है उनके दौर में हम ख्याल बेंचेस का एक तस्वुर था और ये इस दौर में ख़त्म हो गया था, लेकिन अब जो है वो ये समझा जा रहा है और ऐसे नज़र भी आ रहा है कि अब जो बेंच समाअत कर रहा है ये भी हम ख्याल बेंच ही बड़े अहम है। आज जो बेंच पर भी सवाल उठाए गए हैं और अली जफर ने कहा है कि ये जो बेंच है गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और जस्टिस मंसूर ने भी जो कमेटी पर और बेंच पर जो है सवालात उठाए अपने खात्मे इसी तरह के। तो क्या आप समझते हैं कि अगर कोई फैसला आ जाता है इस बेंच के जरिए तो अगले चीफ जस्टिस मंसूर जो है वो अपने दौर में इस फैसले को रिवर्स कर सकते हैं इस बेस पे? असल में उस वक्त शायद बहुत दूर जो है वो देर हो चुकी होगी,
क्योंकि इस फैसले जो जिस तरह कमेटी बनाई गई, कमेटी मतलब 3 की थी, 2 की फैसले करके कर रहे हैं, वो इजलास करके जो है वो बेंचेस बनाए जा रहे हैं। और अगर ये फैसला फ़र्ज़ करे कल या परसों आ जाना है, जो बज़ाहिर लग रहा है, तो अगर फैसला आ जाता है और उसके बाद हुकूमत जो है वो तरमीम कर देती है, और तरमीम में मल्टीपल जो है वो चीज़ें हैं जहाँ पे अदलिया के पर काटने हैं। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो 26 अक्टूबर को एक पावरलेस इख्तियारात के बगैर चीफ जस्टिस हों, उनके ऊपर एक आईनी अदालत बैठी हुई हो जो कंट्रोल कर रही हो और उसके फैसले उन पर बाइंडिंग हो, तो मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त तक शायद जो है वो देर हो चुकी होगी। जो कुछ होना है ये अगले जो है 24-25 दिन में ही होना है। और अगर सिनेरियो तब्दील हो गया, इख्तियारात ख़त्म हो गए, इख्तियारात में कमी आ गई, आईनी अदालत बन गई, और अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा फ़र्ज़ करें कि ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है, हुकूमत ले आती है उनको, तो फिर तो मेरा ख्याल में कि सिनेरियो टोटली डिफरेंट होगा। जो साकिब साहब, हुकूमत क्यों परेशान है? हुकूमती इत्तेहाद पूरे का पूरा परेशान है और 26 तारीख से परेशान है, 26 अक्टूबर से। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं कैसे मान लूं कि 26 अक्टूबर के बाद जो है वो आइन रीराइट नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने पहले ही बनानी है। हुकूमत क्यों परेशान है? 26 आती आए। हुकूमत की परेशानी वैसे समझ नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ठीक है, उनसे तवक्कुआत हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि वो हुकूमत को घर भेज देंगे, 8 फरवरी पूरा इलेक्शन खोल देंगे। ऐसा कोई भी, मेरी असेसमेंट के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से परेशान तो उनकी परेशानी बनती भी है। फॉर्म 47 के इल्ज़ामात हैं, कुछ MNAs जो उनके इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अगर वही आगे चल पड़े, तेज़ी से अदालत सिर्फ कह दे कि उनके फैसले कर दें, तो वो उन पर असरात तो आ सकते हैं हुकूमत पर। और ये जेन्युइन असरात भी हैं कि आपके पास अगर फॉर्म 47 के अगर MNAs हैं या हुकूमत है, तो ये ही हो सकता है। बाकी अच्छा, साकिब रशीद साहब, मैं ज़मीर साहब को इन करता हूँ। आपकी इसी बात पे आपने बड़े इंपॉर्टेंट नोट है जो आपका, ज़मीर हैदर साहब ये कह रहे हैं कि खौफ यही है इनके ख्याल में, और क्या आपके ख्याल में भी, कि ये जो फॉर्म 47 है ये रात को हमें सोने नहीं देता, ये रात में ख्वाबों में आके हमें डराता है, और हम इस तरीके से जो है कीमोथेरापी करना चाहते हैं कि शायद ये मरीज, ये कीमोथेरापी का हो जाएगी कामयाब जो हम करना चाहते हैं। मैं फिगुरेटिवली और मुहावरतन कह रहा हूँ। ज़मीर हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब का। देखें, अभी मियां शाहिद ने साकिब रशीद से पूछा कि जनाब क्या कोई खौफ ऐसा हो सकता है कि दोबारा मंसूर अली शाह साहब आ जाएं और रीराइट कर दें। तो ये सारी एक्सरसाइज हो ही इसलिए रही है कि ये सब कुछ ना हो, और खौफ यही है। और 47 वाली बात तो चलें, अभी देखें एक बहुत लंबी कहानी है। एक ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, ट्राइब्यूनल्स में केसेस जाते हैं, वहां पे जाके मतलब एक लंबी कहानी है। तो मुझे नहीं लगता कि 47 एक्चुअली इतना हॉन्टिंग है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो दूसरी बात है वो बिल्कुल सही बात है कि अभी जो 63A को ये बिल्कुल जिस पर फैसला आ जाएगा, और खौफ सिर्फ यही है, और इतलात ये हैं कि बहुत सारे लोग तैयार हैं। या आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दफा बोला था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को राजी कर लें, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो तब भी हम नंबर गेम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो कोशिश है कि नंबर गेम किस तरह पूरी करनी है। हाँ, अगर ये हो जाता है कि फ्लोर क्रॉसिंग अगर रहती भी है तो वोट काउंट हो जाता है, तो फिर शायद हुकूमत कंफर्टेबल है। ज़मीर हैदर, क्या फिर नंबर गेम पूरी करने के लिए हमें किसी नए छांगा मांगा की जरूरत होगी, या क्या सिलसिला होगा, या बाग जना हो जाएगा, या कोई और जंगल तलाश करेंगे, कैसे होगा? नहीं नहीं, जंगल देखें, अब तो जंगल ही जंगल है। मतलब जहां सिविलाइजेशन है वो भी जंगल है। सईद काजी साहब, मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि ये अभी जहां हम बैठे हैं, ये फेडरल कैपिटल, ये भी एक जंगल है। ये कोई सिविलाइजेशन या सिविलाइज्ड एरिया नहीं है, कोई डेवलप्ड एरिया नहीं है, ये भी जंगल है। तो ये जंगल तो बहुत दिनों से लगा हुआ है। वो छांगा मांगा तो बड़े दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, और वो इसी वजह से चल रहा है। अब ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने पिछले हफ्ते, लेकिन नहीं ज़मीर हैदर, एक बात तो है ना, एक डिफरेंस तो है, अगर उसे अदालती एतबार मिल जाए, अदालती कवर मिल जाए, कानूनी कवर मिल जाए, तो फिर तो ये अल्लाह की रहमत ही होगी। तो बिल्कुल यही तो है जी। तो वो जिसको अभी लोग शायद ज़हमत समझ रहे हैं, उसको रहमत बनाने की कोशिश की जा रही है ना। तो बात यह है कि पिछले हफ्ते मैंने अपने प्रोग्राम में बोला था कि एक इंतहाई अहम दोस्त मुल्क ने भी मौलाना फजल रहमान साहब को कहा कि भाई थोड़ा सा कुछ ख्याल कर ले। मतलब ये नहीं कि जी आप करें, इनकी हेल्प करें, लेकिन कहा कि जी आप कुछ रिकंसिडर कर लें,
मामला शायद जरूरी हैं, फिर आइंदा आने वाली जुडिशरी जो है वो शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो क्यों ना बेहतर है कि आज ही हम उस तूफान को रोक लें। और साकिब भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा, कल जो फिर समाअत होगी, लेकिन वकला जो हैं वो खबर ये है कि लाहौर से भी चल पड़े हैं, फैसलाबाद से भी चल पड़े हैं, यहाँ के वकला भी तैयार हैं, कल कोई बड़ा एहतजाज होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आपके लिए, आपके पास क्या खबर है और क्या ये वकला तहरीक जो है वो शुरू होने वाली है या कल से शुरू होगी? एक तो वो पीटीआई के वकला हैं जो पहुंच रहे हैं। अगर पीटीआई से हटकर भी वकील, जिस तरह आज बलूचिस्तान बार काउंसिल है या बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, कराची बार है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, वहाँ के वो वकील जो है वो अगर वो निकलते हैं, अगरचे जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो हुकूमत के साथ हैं, तो फिर सिचुएशन बदल सकती है। क्योंकि जुडिशरी के अंदर, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने 3 रुकनी कमेटी थी, 2 ही बैठ के सारा कुछ कर दिया और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस को भी मंजूर कर लिया और फुल कोर्ट भी नहीं बुला रहे, तो इस पर जुडिशरी के अंदर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। कोई सोच मौजूद है कहीं ना कहीं, उसका भी जो है वो कुछ चीज़ें आ सकती हैं। अब कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं अगर जो है वो हुकूमत वक्त ऐसी कोई तरमीम भी करती है जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, जो जुडिशरी की, अदलिया की जो आज़ादी है वो कंप्रोमाइज़ होती है। जो बुनियादी हुकूक के हवाले से पहले जो ड्राफ्ट आया था उसमें आर्टिकल 8 में जो बुनियादी हुकूक की प्रोटेक्शन है, या आर्टिकल 199 में तब्दीली, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसको ख़ास तौर पर अदलिया की आज़ादी, जिसको आप जो है वो तब्दील नहीं कर सकते या उसको इतना नहीं कर सकते कि पूरा एक पर पिलर ही ख़त्म कर दें, क्योंकि जो पहला ड्राफ्ट था उसके मुताबिक तो पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म किया जा रहा, पूरा हुकूमत एग्जेक्टिव अपना कंट्रोल उस पर रखना चाह रही थी और रखने का जो है प्लान है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो मेरा ख्याल है कि अदलिया के अंदर से भी कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है वो मुतवक्को है। अगर वकला जो है वो बाहर निकल आए, और जिस तरह चीफ जस्टिस साबिक जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में जाकर खिताब करते थे, मुख्तलिफ लॉन्ग मार्चेज हुए, एहतजाज होते थे, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है बाहर आ जाए। अभी तक अदलिया के अंदर से कुछ जज साहबान जो हैं वो बाहर आ सकते हैं और बाहर से खिताब कर सकते हैं इस हवाले से? बिल्कुल, जिस तरह सिचुएशन, जिस टेंस सिचुएशन में जा रही है, और उसमें मेरा ख्याल में कोई रास्ते, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं एक फ्री कैन के, तो उसमें कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं आइंदा चंद दिनों में, क्योंकि ये जो रास्ता जो खोला जा रहा है, सिर्फ एक सवाल ये था कि बेहतर ये होता कि मखसूस सियासी हालात में आउट गोइंग चीफ जस्टिस जिनके 25 दिन रहते थे वो 63A को अर्जन कर देते, बाद में सुन लेते, या आज से अप्रैल फरवरी में जो है वो फैसला कर चुके होते, तो और सिचुएशन होती है, सवाल ना उठाया जाता। साकिब बशीर साहब, देखे ना, हमारे यहाँ अजीम रवायात भी, तो ज़मीर आपसे जरूरत कर देखें, इसमें क्या बुराई है? बड़ी बड़ी एक इस मुल्क की एक बड़ी सानिया हुआ कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सके जो किबला नवाज शरीफ साहब हैं, तो दूसरी दफ़ा अगर वो जो है वो चीफ बन जाएंगे कोर्ट के, तो उसमें वो तीसरी दफ़ा भी बने, तो उसमें कोई बुरी बात नज़र आती है आपको? ये अजीम रवायात तो मौजूद है ना हमारे यहाँ जनाब ज़मीर हैदर साहब। देखिए, वो रवायात से ज्यादा नजरिया जरूरत जो है वो मैं नहीं समझता कि कभी भी दफन हुआ है पाकिस्तान में। तो नजरिया जरूरत जब तक जिंदा है सईद काजी साहब, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी और कोई ना कोई जवाब निकाल लिया जाएगा कि जी ये इसलिए जरूरी था, वरना भी वो क्या कहते हैं, मतलब हेल वुड फॉल या हेवन वुड वोंट फॉल, जो भी है वो आप अंग्रेजी माशाल्लाह मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो वो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है, ये हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये हमेशा जो है इसी तरह अदलिया के अंदर भी ये अपना जो है पंजे गाड़ कर बैठी हुई है, हमारी एग्जीक्यूटिव के अंदर भी पंजे गाड़ कर बैठी हुई है, और कहाँ नहीं गाड़ कर बैठी हुई है। तो बात ये है कि मैं भी आपको एक खबर की तरफ ले जाऊंगा, उस पर आपके कमेंट्स भी चाहूंगा कि आज अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल गए, उन्होंने बानी पीटीआई से रिक्वेस्ट की कि 4 अक्टूबर का जो एहतजाज है वो पोस्टपोन किया जाए। उस दिन मुल्क में एक सदर होंगे, मुल्क के मलेशिया के, और यहाँ पर जो है वो इस तरह का तासर देना अच्छा नहीं है। लेकिन बानी पीटीआई ने कहा कि एहतजाज होगा, हर सूरत होगा, और अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप लीड करके आओगे और अब यहाँ पर आपको पहुँचना ज़रूरी है। तो क्या अगर इस तरह की जो है वो टेंशन बनती है, तो आप देखते हैं कि टेंशन मज़ीद बढ़ेगी, इससे जो है वो हालात दुरुस्तगी की तरफ नहीं आएंगे, या हो सकता है
कि कंप्रोमाइज़ की तरफ जो है वो हुकूमत आ जाए बानी पीटीआई की तरफ? मियां शाहिद, वैसे बिल्कुल आपने सही बात की है। अफसोस इसी बात पे है कि चीजें लगता है कि शख्सियात के इर्द गिर्द घूम रही, ना किसी को मुल्क की परवाह है, ना किसी को आवाम की परवाह है। बेरोजगारी उसी तरह है, नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं, मैजिक नंबर्स दिए जा रहे हैं, किसी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गया, ये हो गया, वो हो गया। आप बाहर निकले तो आपको पता लगता है कि हम वहीं पे खड़े हैं तो आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, जो कि लोग खुदकुशियां कर रहे थे, लोग अपने बच्चे। तो सर क्या आप समझ रहे हैं कि जो खास पैगाम लेके अली अमीन गंडापुर गए हैं उस पर बानी पीटीआई कुछ सोचेंगे? ये देखिए ना, बात ये है कि अगर वो अपनी जात से बाहर सोचेंगे तो फिर वो सोचेंगे ना कि चले ठीक है, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते कर लेते हैं। बात ये है कि यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती है कि आप यहाँ तो कोई अवामी एजेंडा लेकर निकल रहे हो ना, कि अवाम की खातिर, कि जनाब ये लोग मर रहे हैं, फलां मर रहे हैं, 1 केजी बस रिहाई चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक है, ये उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, उसके लिए आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। आपको पूरा एक डेमोक्रेटिक हर पार्टी का राइट है कि वो सड़कों पे निकले, एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आए। लेकिन बात यह है कि कभी कभी मौके की नज़ाकत को समझ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि भाई आज, और जिस तरह कहते होते हैं ना कि कभी कभार जंग में कोई पत्थर अपनी जेब में डाल लेना चाहिए, जब मौका मिलेगा तो तब मार लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लग ये रहा है कि एवरी पैसिंग डे जो है वो बानी पीटीआई जो है वो समझते हैं कि ये ज्यादती हो रही है कि वो जेल के अंदर है। यकीनन ज्यादती हो रही है, किसी भी जिस तरह के केसेस हैं मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकायदा तौर पर जो एक कानूनी रास्ता है उसको इग्नोर करके आप इस किस्म की अफवाहें छोड़ना शुरू कर दें कि जी आइंदा जब हम आएंगे तो हम इस्लामाबाद या टी चौक या जो भी हमें डेजिग्नेटेड जगह दी जाएगी, हम वहां नहीं, हम सीधा अडयाला जाएंगे, अडयाला जेल के दरवाजे तोड़ेंगे और अपने लीडर को उठा के बाहर ले आएंगे। तो ये तासुर देना, एक और बड़ा पॉजिटिव पहलू है, एक बहुत पॉजिटिव पहलू है। मैं जरा आता हूँ साकिब। हाँ जी, आप बात मुकम्मल कर लें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो 14/4 का जो उनका एहतजाज का प्लान है, वो उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है कि अगर ये 63A की नज़रसानी मंजूर होती है, आइनी तरमीम मंजूर हो जाती है, तो उसमें पता है आपको क्या है, एक तो जो आइनी अदालत बननी है वो किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगा सकती है। तो वहाँ पे हुकूमत अपने जज तो मुराद ये है कि हुकूमत ने खुद जो जज, मैं साकिब यही सवाल आपसे करने लगा था, मैं चाहता हूँ ये आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं इसमें एक सवाल डाल देता हूँ। देखिए, इसमें एक पॉजिटिव पहलू भी तो आता है ना, एक वो हमारे मियां दाऊद साहब हैं या अपने ये जो हमारे इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह बड़े लीगल माइंड है तारीख में, तो ये भी क्या हमारी इन अदालतों के जो आइनी अदालत है उसके जज, क्योंकि जब जरदारी साहब लगाएंगे तो जाहिर है जो उनका कैलिबर माशाल्लाह है और जो कैलिबर अपने प्राइम मिनिस्टर का है, तो इस तरह से जो अजीम लीगल माइंड है, क्या दे कैन आल्सो एंटर इनटू दिस आइनी अदालत, जैसे अता तारड़ साहब हो गए, मियां दाऊद साहब हो गए, या और इस तरह के मेरे भाई जो कि वाकई हम उनके बड़े फ़ैन हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो जिसको मर्जी लगा दें, या कोई पैमाना भी होगा या नहीं होगा? साकिब बशीर साहब, दो चीज़ें हैं। पैमाना जो है वो बड़ा सिंपल और सादा सा है कि एक तो हुकूमत को नहीं छेड़छाड़ करनी और जो उनके मुखालिफिन हैं उनको जहाँ पे फिक्स करना है वो करेंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, कोर्ट रिपोर्टिंग अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो जजेस लगेंगे उसका, मैं जजेस की बात कर रहा हूँ जी सर। जी, मैं जजेस की बात कर रहा हूँ। वो जजेस को पहले यकीनी तौर पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उसके बाद ही उनकी तैनाती होगी। वो मैं जब बात कर रहा था जिस वजह से जो इमरान खान आप ये नहीं कह रहे कि पहले ड्यूटी चार्ट दे दिया जाएगा? नहीं, वो ड्यूटी चार्ट की मैं नहीं बात कर रहा, ड्यूटी चार्ट होता भी नहीं है, ये तो मतलब एक सेटिंग होती है जो मतलब उसमें लिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये है कि अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, हमें भी पता है वो किस पार्टी के करीब हैं लोग, और वो जब आएंगे बतौर जज तो क्या आप जो है वो किसी और को सर्व करेंगे? ये नहीं हो सकता। एक जो चीज है कि पार्टी बैन उनके पास है, फिर दूसरी बात वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामलात की बात हो रही है। तो ये दो चीजें पूरी डायरेक्टली पीटीआई को इफेक्ट करती हैं। और तीसरा ये है कि अगर वो मिलिट्री और इस तरह के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट आउट किया, यही नाम है, जैसे मकबूल बाकर का नाम आ रहा है। और वो ये जो हमारे सीएम भी थे अपना निगरान, उसकी बात तो नहीं कर रहे, जो सीएम थे निगरान, सीएम सिंध,
निगरान, जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही है। बड़ा वसी तजर्बा है माशाल्लाह। जी 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 फरमाइए, जारी रखिए। वो जो आईनी तरमीम की जो सख्तियां हैं, आईनी तरमीम बड़ी सिलेक्टिव हो रही हैं। वो जो 54 तरमीम थी और वो जो ड्राफ्ट था इतना बड़ा, वो पढ़ने के लायक था। एक एक उसकी क्लास अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आती है। उसमें पीटीआई को, इमरान खान को, इनके जो 9 मई के जो लोग हैं, या इमरान खान की मिलिट्री उसमें होना, मतलब मल्टीपल चीजें हैं, उनको फिक्स करना भी जो है वो उसमें मौजूद है। तो उसको ऐसे लग रहा है जो जेल में बैठे हुए हैं कि हम पहले ही फिक्स है और मजीद फिक्स करने की तैयारी की जा रही है। जी जमीर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक सवाल सईद काजी साहब मुझे ज़हन में आ रहा है कि ये ड्राफ्ट, अभी साकिब बशीर की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लीगल ईगल्स हुकूमत में, हुकूमत के इत्तेहादियों में, ऑपोजिशन में, मौलाना वो तो कहते हैं कि जी हमारे पास तो एक्चुअली क्लियर कट ड्राफ्ट ही मौजूद नहीं है। अब देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प बात की है साकिब बशीर ने, कि साकिब बशीर कह रहे हैं कि 50 से ज़ायद जो हैं वो बड़ी दिलचस्प चीजें हैं जो कि ड्राफ्ट में तैयार हैं, और जो लीगल ईगल्स हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं भाई हमने तो देखा नहीं, अभी हम वर्क कर रहे हैं। फिर जो मौलाना फजल रहमान साहब के पास ड्राफ्ट पहुंचाया जाता है, वो चंद एक तरामीम होती हैं और वो कहते हैं कि ये भी आपने पब्लिक नहीं करनी, डिस्कशन, इसको आपने पब्लिकली डिस्कस नहीं करना है। लेकिन जमीर साहब, मौलाना फजल रहमान ने 8 शर्तें आयद कर दी हैं। अगर वो 8 शर्तें मान ली जाती हैं तो फिर तो ड्राफ्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, सिर्फ आईनी अदालत रह जाती है, वो भी आप कहेंगे परकटी। मौलाना ने रहमान साहब जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह एक बड़े जीरक सियासतदान हैं, और वो अपने कार्ड्स बहुत स्मार्टली खेलते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि उन्होंने अच्छा खासा, देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, दूल्हा बने हुए जनाब, वो इस वक्त उनके पीछे हर कोई। जमीर, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बड़े अरसे से हो रही है। आपने बचपन में कहानियां सुनी थी, कोई किसी को हाथ लगाता था, वो उसे क्या कहते थे, वो सोने का बन जाता था। मौलाना फजल रहमान के बारे में कल मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कह रहे थे कि उनका कहना है मैंने इनसे हाथ मिलाया तो मेरा हाथ काला हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में देयर आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस कि इनके साथ कौन जाएगा, उसके सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। देखें, ये 8 शराइत तो चली गई है ना, अभी मियां शाहिद ने बोला 8 शराइत चली गई है ना, हाथ काला जो है उसको गोल्ड का करना है ना। नहीं, वो जो शराइत हैं अगर आप उन पर निगाह डालेंगे तो वो मियां शाहिद की बात ठीक है, फिर वो बिल्कुल खेल फारग हो जाएगा। मगर वक्त खत्म हुआ चाहता है। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, साकिब बशीर साहब, जनाब जमीर हैदर साहब। अगर जाते जाते मुझे क्यों ना एक शेक्सपियर की लाइन याद आ रही है जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो हैमलेट है, जिसमें वो कहता है देयर इज समथिंग रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। याद रहे मैं डेनमार्क की बात करूं, पाकिस्तान की नहीं। इजाज़त, ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इजराइल में क्या हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब क्यों मिले जनाब मौलाना फजल रहमान को, क्या तय पाया, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां शाहिद साहब, हुजूर, एक तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी गिव इन नहीं किया, मौलाना फजल रहमान का स्टैंड काफ़ी लोगों को वर्ता हैरत में डाल गया, जितना सख्त स्टैंड उन्होंने लिया। और कुछ लोग शकूक व शुबात का इजहार भी आगाज़ में करते रहे, मगर जब उन्होंने 8 शराइत कल हमने रीड आउट की अपने नाज़रीन के लिए तो उसके बाद तो बात ख़त्म होगी। मगर इसके बावजूद मायूस नहीं हुए और मोहसिन नकवी साहब दोबारा तशरीफ़ ले गए। कोई डिटेल्स हैं आपके पास कि इस गुफ्तगू में क्या हुआ, और आइंदा मिलने पर इत्तफाक की बात तो हो रही है, मगर अंदर क्या कोई बर्फ़ पिघली है सफ़ेद या काले पानी की? देखिए काजी साहब, बर्फ़ पिघली है क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो एक बड़ा पैगाम लेके गए हैं, और उन्होंने बड़ा पैगाम दिया मौलाना फजल रहमान को। और वो पैगाम जो है वो 2 तरफ़ा पैगाम था, एक तो सियासी क़यादत की जानिब से, दूसरा जो है वो मुक़्तदर क़यादत जो है उनकी जानिब से। वो पैगाम मौलाना को ये था कि मौलाना हमारा साथ दें, हम आपका हर तरह से जो है वो मामलात ख्याल भी रखेंगे, यानी कि उनको हुकूमत के अंदर हिस्सादारी, और इसके अलावा जो है वो अपने इत्तेहाद के अंदर भी उनको आने की जो है वो दावत दी। और ये भी कहा कि बलूचिस्तान में भी बेहतरीन किस्म का जिस तरह वो चाहेंगे वैसे ही होगा। KPK में भी उनको जो है वो हिस्सा देने की बात की गई, और यहाँ सेनेट के अंदर भी ये जो है वो पैगाम लेकर गए, और मौलाना को फिर रिक्वेस्ट की कि हमारा साथ दिया जाए। मौलाना ने मशावरत के लिए वक्त मांगा है, उन्होंने कहा है कि मैं मशवरा करूँगा अपने रुफाका से भी और मजलिस शूरा से भी, और फिर इसके बाद जो है वो जवाब दूंगा। लेकिन अभी तक जो है वो मौलाना
अपने उस स्टांस पे खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि जो मैंने 8 शराइत लगाई हैं और उसको मान लें और मेरी तरफ से जो है वो हाँ है। आज पीटीआई का वफ्द है, उन्होंने भी मुलाकात करनी थी और वो भी जाएगा और पीपल्स पार्टी का वफ्द दोबारा जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी इस्लामाबाद आ रहे हैं, शायद वो भी उनको मिलेंगे। और उसके जो मुस्लिम लीग नून है कायद साहब, वो इस मामले में पीछे हट गई है, बैकफुट पे आ गई है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पे है और इस हवाले से बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं और बहुत सी कियासाराइयाँ भी हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पे क्यों है और आईनी अदालत क्यों चाहती है। और जो खबर ये पहले भी हमने डिस्कस की कि जस्टिस मकबूल बाकर का नाम क्यों आ रहा है पहले चीफ जस्टिस के लिए आईनी अदालत के, ये सारी की सारी मामला जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी के गिर्द घूमते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगली सियासत जो है वो करनी है और वो बिलावल भुट्टो जरदारी अपने आप को जो है वो उस सतह पर देख रहे हैं जिस सतह पर मियाँ नवाज शरीफ होते थे या जिस तरह सतह पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती थी और अभी जो है शहबाज शरीफ हैं। तो इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपनी ये तमाम मामला कर रहे हैं, तमाम बार्स में जा रहे हैं। और उनका ख्याल ये है, जो मेरी बात हुई ज़रा से, कि मोहसिन नकवी साहब का ख्याल ये है कि वो मौलाना फजल रहमान को मना लेंगे और पीटीआई जो है वो इस हवाले से अपने तई जो है वो पुरुमीद है, लेकिन मौलाना फजल रहमान अपनी शराइत पर फिलहाल अड़े हुए हैं। देखिए फिर तो देखिए अड़े हुए हैं अगर, तो देखें बात ये हुई मियाँ साहब कि अगर तो वो 8 शराइत पहले मनवाते हैं तो फिर वो पुराना लतीफ़ा याद है ना आपको कि जी हूँ मैं थोड़े वालों ना ही समझा। मेरा मतलब ये है कि वो तो फिर ना ही है जिसमें आर्टिकल 8 की वो बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब जो है वो एक्सटेंशन नहीं होगी तो फायजी साहब जज नहीं बनेंगे। अच्छा चलें ये अच्छा, दूसरा ये कि और भी कुछ आपके पास खबरें हैं, कुछ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है दाएं बाएं KPK में, ये क्या मामला है? कायद साहब बड़ी खबर जो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी वो आजकल स्टेट गेस्ट हैं रावलपिंडी में और वो बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं और उनकी मुलाकात जो है वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कराई गई है, आमने सामने बिठाया गया है। और साबिक चीफ जस्टिस ने बताया है कि जो जनरल फैज़ हमीद जब DGI थे तो उन्होंने उनको क्या कहते थे, किस तरह उनको हदायत देते थे और वो किस तरह मजबूर होते थे काम करने से और उनकी बात मानने से। और कमिश्नर रावलपिंडी ने तो बहुत बड़े इतराफ़ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने सदर बनने की जो है वो ऑफ़र की थी कि आप सदर होंगे सदर अलवी के बाद, तो आप जो है वो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस पर सवालात उठा दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ये दोनों जो हजरात हैं, जो शख्सियात हैं, वो आजकल स्टेट गेस्ट हैं। नहीं, ये उन्होंने जो उनको ऑफर की थी ये इस वक्त मियाँ साहब ये ऑफर तब की थी जब वो यानी ऑफिस से बाहर थे या जब ऑफिस में थे फैज़ हमीद साहब? नहीं, ऑफिस से बाहर थे, जब 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ। 8 फरवरी की बात, जब इलेक्शन हुआ है उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब कुछ करने जा रहे हैं, मैं जो है वो अभी भी इन हूँ और सारे मामलात मेरे हाथ में है और ये मेरी बात आप माने और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सदर होंगे तो आप आरिफ अलवी साहब के बाद जो है वो आपको सदर बनाया जाएगा। उन्होंने सदर होने का उनको जो है वो ऑफर की और जिस पर जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो मान गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो अपना कायद साहब आज वो सामने बैठ के इतराफ़ कर रहे हैं और ये मामला जो खबर ये है कि ये तमाम मामला तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, जो तहकीकात के जहाँ तक मामला और डिफेंस के और सामने बैठ के सफाइयाँ देने के। और ये जो 2 हजरात हैं जिनमें चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस हैं और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े बड़े इंकशाफात हैं और उन इंकशाफात के बाद ये आ रहा है कि सामने कि ये तहकीकात मुकम्मल हो के अब जो मामला जो है हतमी मराहल में दाखिल होने वाले हैं। कैसा? अच्छा चलें, अच्छी बात है हतमी मराहल में दाखिल हो जाएँ, लेकिन मियाँ साहब ये फरमाएँ कि ये जो ज़ाहिर है ये तो चाहे आप ऑफिस में रह के ये काम करें या ऑफिस पे बाहर जाके काम करें, ये तो वैसे भी आर्टिकल 6 जो है उस तरह इन्वोक हो जाता है। मगर मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की, जो मोहसिन नकवी साहब की बात की थी, तो ये मुझे बार बार कंट्रोल रूम से कहा जा रहा है कि कुछ और ख़बर है आपके पास कुछ लोगों को इधर उधर करने की, वो क्या मामला है? कायद साहब वो मामला बड़ा है। आपने देखा कि सिंध हाउस में एक जब पहले अदम एतमाद आई थी तो सिंध हाउस में कुछ लोग जो है उनको रख लिया गया था और वहाँ बैठ के उन्होंने इनहराफ कर दिया था
उस वक्त से पीटीआई ने सबक लिया है और अब खबर यह है कि पीटीआई ने तमाम अपने एमएनएस जो हैं उनको महफूज मकामात पर भिजवा दिया है और वो सेहत अफजा मकाम है जहां पर भिजवा दिया अहले खाना के साथ, ताकि वो वहां पर रहें, इस्लामाबाद की तरफ रुख ना करें। और वहां पर उनकी बाकायदा निगरानी की जा रही है, बाकायदा उनके साथ राब्ते में रखा जा रहा है उनको, और ये कहा जा रहा है कि आप किसी एहतजाज में, किसी जलसे जुलूस में, किसी रैली में नहीं आएंगे। आप साहब बात सुने, ये तो एक बचकाना सी बात है ना। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, देखिए ना, हमने तो इंतहाई आईनी तरीके से जो है पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़ के अंदर से निकाल लाए थे, तो पूरा फिजा मकाम कौन सा चांद पे है? अगर उठा के लाना पड़ा तो हम ले आएंगे। देखें काजी साहब, ये तो कोशिश है और पीटीआई की अपनी कोशिश है, वो वहाँ दूसरी हुकूमत की अपनी कोशिश है कि हुकूमत कहती है कि हमारे पास 10 नंबर हैं और पीटीआई कहते हैं कि हमारे तमाम एमएनएस जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं और हमारी निगरानी में है, और उनको जो है वो किसी अच्छे महफूज मकाम पे रखा गया है और अहले खाना के साथ रखा गया है ताकि वो दाएं बाएं इधर उधर ना जाएं। और उनको कहा गया है कि किसी इजलास में नहीं आना और उनको इस्तिस्ना दे दिया गया है। आपने देखा कि बानी पीटी बड़े नाराज़ हुए थे लीडरों के ना पहुंचने पर जलसों और जुलूसों में और एहतजाज में, लेकिन उनके लिए हुक्म है कि वो किसी जलसे जुलूस में नहीं आएंगे। वो उस दिन जो है वो जिस दिन तहरीक पेश होगी, जो तरमीम पेश होगी सॉरी, उस दिन भी नहीं आएंगे और उनको कहा जाएगा तो वो वहाँ पर आएंगे। लेकिन हुकूमत को उम्मीद है कि हमारे पास 10 नंबर हैं। वो आर्टिकल 63A पर जो है वो हुकूमत नजरें गाड़े हुए है कि जिस दिन इसका फैसला अगर उनके हक में आ गया तो उसी दिन जो है वो लोग सामने आ जाएंगे। लेकिन पीटीआई का ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे मियाँ साहब ज़रा आपस में भी एक बात कर लेते हैं, आज हम चूँकि सेगमेंट बड़े दिनों बाद वन ऑन वन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इस कानून के दौरान वो तमाम जो कानूनी काम जो हम करते रहे हैं वो क्यों नहीं हो सकते इस आइन की मौजूदगी में? आपके सामने ये तो था जो जज साहब फरमाते थे कि जाओ भाई जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर चले जाओ, तब कोई आइनी अदालत मौजूद थी, माशाल्लाह यही अदालत थी मौजूद। तो मेरे ख्याल में इसकी क्या ज़रूरत है इस तकल्लुफ़ की? जिस तरह चल रहा है चलाते रहें, क्यों इतना हल्ला बलू जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी करने की कोई ज़रूरत है मियाँ साहब? काजी साहब, उसमें एक पॉइंट है सिर्फ कि वोट गिना जाएगा कि नहीं, क्योंकि फैसला आ चुका है ना। पहले उमर अता बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस फैसला दे चुके हैं, उनके दौर में फैसला आ चुका है और वो उसमें यह है कि वोट नहीं गिना जाएगा। अब अगर इसी के होते हुए ये काम होता है तो वो बिल्कुल बेसूद है। जैसे ये फैसला हुकूमत जिस तरह उम्मीद कर रही है कि उनके हक में फैसला आएगा, अगर उनके हक में फैसला आता है तो फिर वोट तो गिना जाएगा। अब 20 सीट होना एक अलग बात है। अगर मियां साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, मैं ब्रेक पे जाने से पहले इतना कह रहा था कि माशाल्लाह जो 8 मई फरवरी था, फरवरी में जो जिस तरह अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ, क्या ज़रूरत थी हमें? कोई आइनी अदालत तो मौजूद नहीं थी और बिल्कुल शफाफ तरीके से जो है वो ढल गया फॉर्म 45, 47 में, और जिन्होंने आना था वो आगे, जो जीते हुए थे वो खजल हो रहे हैं। तो मेरा मतलब क्या इस परेशानी की ज़रूरत है? ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उस तकलीफ दे मौजू की जिस पर बात करते भी दिल लहू लहू हो जाता है। लेबनान के खिलाफ क्या इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया है? क्या होगा इसमें? दुनिया किधर जाएगी? सेकंड या थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये सब कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह की अनसर्टेनिटी हमें वतन अजीज़ में नज़र आती है, कुछ दुनिया भी ज़्यादा इससे मुख्तलिफ नहीं है। और हम देख रहे हैं कि इजराइल ने जिस तरह की एक बर्बरियत का मुजाहरा किया और जिस तरह से किए चले जा रहा है, और उस पर अभी तक तो खामोशी है, म्यूटेड रिस्पांस है। मगर और ख़बरें साथ ये भी आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगले चंद घंटों में शायद ईरान एक मैसिव ऑफेंसिव लॉन्च करे और मिसाइल जो हैं वो उससे अटैक करे। और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, पहले तो ये यानी मैं पहले इस खबर पे आ जाता हूँ। डू यू सी एन अटैक कमिंग फ्राम ईरान? जिस तरह अब सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही हैं कि उन्हें कुछ मैसिव मिसाइल अटैक या मिसाइल अटैक जो है ये हो सकता है अगले चंद घंटों में। जनरल साहब, मेरा ख्याल नहीं काजी साहब, क्योंकि जंग का एक मसला ये है कि जंग से आप भाग सकते हैं, लेकिन जंग आपको पकड़ लेती है आके कहीं ना कहीं। और आपको याद हो, पिछले जब चंद हफ्तों पहले ईरान ने बाकायदा वार्निंग दे के जो इजराइल को अटैक किया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ,
ईरान उस वक्त भी बाकी सब जो मैसेज दिए, एक साथ मैसेज ये भी दिया था कि हम जंग चाहते नहीं, हम जंग करना चाहते नहीं हैं। और फिर आपने देखा कि जो लेबनान में हुआ पिछले एक हफ्ते 10 दिनों के दौरान, उस पर भी ईरान का रिस्पांस फर्बल से ज्यादा आगे नहीं आया। और जब ये उनके अपने जो प्रेसिडेंट है वो भी रिपोर्टेड ये है कि अपने बंकर्स में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। मसला ये है कि ये हम थोड़ा भूल जाते हैं। मैं थोड़ी सी आपको याद दिलाने के लिए करा दूं कि ट्रंप के दौरान में एक छोटी सी चेंज हुई थी जिसको हमने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। सेंटकॉम का जो दायरे इख्तियार जिसको कह लीजिए, जहाँ जहाँ पर इसकी जिम्मेदारियाँ थी, वो पाकिस्तान से लेकर इसराइल से शॉर्ट ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ट्रंप के दौर में इसराइल को भी उसके साथ शामिल कर लिया, यूरोपियन कमांड से निकाल के वहाँ पर डाल दिया। इसकी वजह क्या थी, क्यों किया गया था ये? पाकिस्तान से इसराइल तक बीच में जितने भी ममालिक हैं वो सब इसमें शामिल हो गए थे। इसमें क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये हमने गौर नहीं किया उस वक्त से भी। और के बाद के जो हालात हैं ये बड़े वाज़ेह कर रहे हैं कि इसराइल एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत काम कर रहा है। और गजा से लेकर लेबनान में जो कुछ हो रहा है, और जो ईरान की रिस्पॉन्स अभी तक आई है, उससे पहले देखिए ना कैसे उनके जो साइंसदान थे वो मारे गए, उनकी जो न्यूक्लियर असासे थे उनको भी उन्होंने अटैक किया, उनको भी तबाह किया। सब यही तो सवाल बनता है कि जो इजराइल है वो एक एक करके शिकार कर रहा है। अब लबनान में उन्होंने ज़मीनी हमला भी जो है वो कर दिया है, वहाँ पर अमरीकी आशीर्वाद उनको हासिल है और अमरीका वहाँ पर मौजूद है। ईरान भी अगर हमला करता है तो अमरीका खुद उस जंग का हिस्सा बन जाएगा, तो बड़ी जंग छिड़ने का खदशा है वहाँ पर। जी नहीं, मैं कह रहा ईरान नहीं करेगा ये काम। ईरान उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक रूस या चीन या दोनों मिलकर ईरान के बैक पे खड़े नहीं होते, और दोनों इस वक्त नहीं है। और ईरान अपने आप को इस काबिल, मेरा ख्याल है कि ईरान में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, क्योंकि ईरान के साहिलों के नज़दीक बहुत कुछ मौजूद है जो ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है। और ईरान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि इजराइल यहाँ तक रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जी नहीं, रुकेगा नहीं, इजराइल यहाँ पे रुकेगा नहीं। उनके तो फिर तो ये जंग आमद होगा जी, मजबूरी के तहत तो जंग लड़ी जाए, उसमें फिर आपकी जो फतह है उसकी तो आप भूल जाइए, फिर आप अपने आप दिफा कर लें तो बड़ी गनीमत होती है। अच्छा, तो क्या फिर ये एक गुरिल्ला वारफेयर शुरू हो जाएगी? क्योंकि जल साहब आप इस तरह आबादियों को चलें आमने सामने, फौज तो जब लड़े तो वो है, लेकिन फिर जाहिर अगर वो ऑक्यूपाई करता है, लेबनान को ऑक्यूपाई करता है, तो फिर एक किस्म की गुरिल्ला वार शुरू हो जाएगी, वो वियतनाम वाला काम ही शुरू हो जाएगा। देखिए, ये हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने सारे सिलसिले को अप्रोच किया है, देखिए पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और हिजबुल्लाह के जो मेन लीडरशिप थी काफ़ी सारी उसमें निशाना बना दी उन्होंने, और उनको रीग्रुप करने का टाइम ही नहीं दिया। जब हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया उसके बाद रीग्रुप करने का टाइम नहीं दिया उन्होंने, फ़ौरन वो लेबनान पे चढ़ दौड़े हैं ताकि बिफोर हिजबुल्लाह रीग्रुप्स और दोबारा वो उस पोजीशन में आए तो लेबनान की वो जो पोजीशन थी जिससे वो खतरा था हमेशा एक अपने फ्लैंक से। जनरल साहब, जो नजर आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि इजराइल रुकेगा नहीं, एक एक करके निशाना बनाएगा और मिस्र जाएगा, मिस्र के बाद जो है वो इराक जाएगा, करबला से होता हुआ सऊदी अरब तक जाएगा। क्या आपको नजर आता है दरिया नील से दरिया फरात तक जो ग्रेटर इसराइल मंसूबा है वो उसकी तकमील पर उसने काम शुरू कर दिया है इजराइल ने? जो आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। देखिए, दो रियासतों का आप जोग्राफिया देखिए, इजराइल का देखिए और भारत का देखिए। दोनों ममालिक अपनी आज़ादी के बाद से लेकर बाकायदा उनकी जोग्राफियाई हदूद फैल रही हैं उनकी, और लगातार फैल रही हैं। और उनके जो हमसाए हैं, अगर भारत को देखते हैं सिवाय पाकिस्तान के या चीन के, चीन ज़मीनी तौर पे हमला नहीं करना चाहता। इजराइल को देखिए तो इजराइल के इर्द तो ऐसा मुल्क नहीं है जो इजराइल को अपोज कर सके। और ये जो पहले ख्याल था कि हिजबुल्लाह और हुतीज और ये सब मिलकर कुछ काम कर सकेंगे, अब देखिए उनको भी उन्होंने आस्ते उनकी कमर तोड़ दी है। तो इजराइल तो अपने मकसद पे चल रहा है, वो चलता रहेगा। हम अगर इस बात को ना, लेकिन सर इस तरह वो अपना मकसद पूरा करता जाएगा, अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी, तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा फिर? क्या आलम इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इजराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है।
अब देखिए तो ये मिडल ईस्ट के जो इख्तिलाफात हैं आपस में, और जिस तरीके से आप देखिए बाकी इनके जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी नहीं हो रही, तो वो तो डिवाइडेड हैं, और डिवाइडेड हमेशा कमज़ोर रहते हैं। और इजराइल ने बड़ी जबरदस्ती से अपने आप को ओमान में देख लीजिए वहाँ कायम किया है, अभी यूएई में कायम कर किया उन्होंने, और गजा का मसला होता तो सऊदी ताल्लुकात बहाल हो चुके होते। चल रहा है, चलता रहा। अब ये हम पर है कि हम इस खतरे को समझें और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए सर जोड़ कर बैठे। लेकिन आपको देखिए आलम इस्लाम में नजर दौड़ाइए, आपको कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इस सारे चैलेंज को समझ के इसको कबूल करने वाली है। जल साहब, हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चलें? पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी इंतहाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की फौज अलहमदुलिल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप माली तौर पर इस कदर कमज़ोर होंगे और फिर जब लीडरशिप है हमारी उसकी भी नजर दौड़ाइए, जो सियासी अशराफिया है उनको देखिए, क्या उनको इस चीज़ का एहसास भी है? हम सिवाय डस्क बजाने के या जो शरीय तकरीरें करने के, क्या आपने आज तक इस मसले पर कोई संजीदा बहस होती हुई देखी है अपनी कौमी असम्बली में या कहीं और? अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है इजराइल की और बगले बजा रहा है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे पहलू में भी वो है। आपने ठीक फरमाया कि जो हमें जिस मकाम पे इस लीडरशिप ने पहुंचा दिया वो तो बात दुरुस्त है। तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है? तो इंडिया और वो है तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं। भाई साहब दौड़ाइए ना, जितना भी एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके, जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं या सियासी तौर पे या एक्सट्रीमिज्म है, वो कहाँ पर है? हम जूश ज़ायनिज़्म को हम पहचानते हैं, हम क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है उसको भारत लीड कर रहा है। तो आप देखिए तीनों एक इकट्ठे मिलकर बैठे हुए हैं और तीनों किसके खिलाफ नबर्द आजमा है, ये भी आपके सामने है सबके। तो हमें क्यों शक है इस चीज़ का कि भाई भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा? तो इट्स अ वेरी, आई एम सॉरी टू से, वेरी ब्लीक पिक्चर। हमायत करता है या उनकी फिजिकल हमायत करता है तो फिर हमारा तो पड़ोसी है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात आएंगे, तो क्या हम खामोश रहेंगे? देखिए पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ रहे हैं, हम अगर उनको पहचाने ना तो हमें उसका वो अलग बात है। पाकिस्तान पर उसके असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नकेल IMF के हाथ में दे दी है और IMF की शायद जिस तरीके से आप चल रहे हैं, क्या हमें इतनी सख्त है कि हम खड़े हो जाएं किसी जगह पे जाकर, किसी इशू पर भी, इंटरनेशनल इशू पर? साहब एक और सवाल, अगर इस तरह ऑल आउट वार होती है, ईरान बिल्कुल हमारे हमसाये में बड़ा लंबा बॉर्डर है, हम कैसे नॉन साइलेंट रह सकेंगे इफ एक ऑल आउट वार शुरू होती है ईरान और इजराइल के माबैन? देखिए जब ये मसला खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है। हमें इस बात को समझना चाहिए। क्या ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इस किस्म के जो ममालिक हैं जिनमें वो थोड़े बहुत सख्त है, जिनमें वो मिलकर बैठे और सर जोड़कर कोई ऐसी लाहेमत तरतीब दें जिससे इजराइल के बढ़ते हुए कदम रोके जा सके? तो क्या हम भी अंडर थ्रेट हो सकते हैं? क्योंकि बेसिकली तो देखें हम ही वो रह गए हैं ले दे के, अल्लाह रहम करे दुनिया पर, क्योंकि हम ही हैं अब उनकी मदद के लिए। तो क्या फिर वी विल बी दी लास्ट, खुदा न खास्ता मैं एक बड़े सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, होगा तो नहीं ऐसे, मगर क्या वो ये सोच सकते हैं कि भाई हमें भी उन्होंने इस तरह से जो है वो करना है, डीफैंग करना है? देखिए आपको नेतन्याहू की वो तकरीर क्यों भूल जाते हैं जिसमें उसने बड़ा वाज़ेह कहा था, मैं खाली इंटरव्यू दे रहा था किसी चैनल को अपने,
कि भाई हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान को उन्होंने अपने नंबर 1 तौर पे रखा हुआ है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है मामला। ये तो सूरत हाल जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। देखिए, अगर तो रूस और चीन बीच में आ जाते हैं फिर तो शायद हालात समझना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप मत भूलिए कि अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन ईयर चल रहा है और वहाँ पे कोई भी जो पार्टी है, जो उनके जो लीडर्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई जो ज्यूइश ज़ायनिज़्म की सपोर्ट में उनको किसी तरीके से पीछे देखा जाए, क्योंकि उसके बाद उनको वहाँ पे जीतना मुहाल हो जाएगा। इसलिए हमें हर किस्म के ख़तरे की तैयारी करनी चाहिए, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान एक तो जोग्राफियाई तौर पर जहाँ वाक़या है, दुनिया को वो पसंद नहीं है पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है वो भी इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते और हम खुद भी इसके ऊपर इतना फ़ख्र करना नहीं चाहते। और फिर न्यूक्लियर पावर हैं हम। अब ये बताइए, जो 3 ये जो अवामिल हैं, इन तीनों के अवामिल की बुनियाद पर दुनिया की कोई भी ताकत जो है, जो अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है सुपर पावर, वो पाकिस्तान को कैसे इग्नोर करेगी? या तो पाकिस्तान को साथ में लाएगी या पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अमल में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जारी है, जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको आर्म्स, वेपन्स और पैसा भी चल रहा है इसके बीच में, अब क्या ख्याल है, क्यों कर रहे हैं ये लोग सारा कुछ? तो जनरल साहब, ये इस सारे सिनेरियो में ब्रिक्स जो इत्तेहाद बन रहा है, एक दूसरा एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें चीन और रशिया भी है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन, रशिया, अगर ये ब्लॉक बन जाता है तो फिर तो इजराइल को रोका जा सकता है और अमेरिका की भी जो इजारादारी है वो भी ख़त्म की जा सकती है। देखिए, ये सोच तो बड़े अरसे से ये चल रही है कि भाई इस वक्त एक दूसरी जो कोलिशन है वो बगैर डिक्लेयर किए हुए सामने आपको नजर आ रही है। लेकिन वो कोलिशन में देखिए, रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, वहां से निकल नहीं पा रहा। चीन ने अभी तक माली तौर पर तो वो बड़ी दुनिया में आगे बढ़े हैं, लेकिन उन्होंने मिलिटरीली अपने आप को उस पोजीशन में नहीं लाए जहां पर उनको एक सुपर पावर के मुकाबले में उनको खड़ा किया जा सके, खड़ा हो सके। वो ठीक है कि वो अपना पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी में और गिर्द अपने उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में अवेयर किया, जिसमें हमें अभी जाग जाना चाहिए। मगर जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, जिस मुल्क की शराफिया काले पैसों से मुल्क दुनिया भर की प्रॉपर्टियाँ फतह कर रही हो और कश्मीर के नारे लगा रही हो और इसराइल को ख़त्म, तो ये मसला है। ये नहीं कि हम वीक हैं, ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं या हमारे पास फायर पावर नहीं है, वो ये कि इंतहाई जो लीडरशिप है उसके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा जो मैं कहूँ, जिन्होंने हमें आज यहाँ पहुँचा दिया, हमारी भी और आलम इस्लाम की भी। इंशाल्लाह ये अब सब बदलेगा, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।